हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वो ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन डी। ठीक है, ये टॉपिक आपको मिलेगा अगर आप बीएससी फर्स्ट या बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हो तो आपके पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट है। ओके, और अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो तो आपके पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है। हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का ये पोर्शन डी है, मतलब आगे के 3 पार्ट में पहले भी डाल चुकी हूँ और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप सबसे पहले उससे समझने के बाद ही ये पोर्शन डी को आगे समझिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लुईस पैस्चर के बारे में। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। ओके, यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले ये टेबल दी थी, मतलब ये पॉइंट्स दिए थे कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने डिस्कवरी एरा भी पढ़ लिया, ट्रांजिशन पीरियड। डिस्कवरी एरा में हमने पढ़ा रॉबर्ट कोच के बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के बारे में। सेकेंड में हमने ट्रांजिशन पीरियड में 3 पढ़े, मतलब फ्रांसिस्को रेडाई, जॉन नीधम और लाजारो स्पल्लेंजानी। आज हम गोल्डन एज में पढ़ने वाले हैं लुईस पैस्चर के बारे में। और मैं जब भी ये वाले में जो भी ग्रीन रहेगा तो आपको उसी के अंदर आगे का कंटिन्यू करते जाना है, जब जिसमें आपको समझ पड़े कि आपको इसके आगे कौन सा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। अब है गोल्डन एज में क्या क्या बदलाव आया। द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिगेन विद द वर्क ऑफ लुईस पैस्चर एंड रॉबर्ट कोच, हु हैड देयर ओन रिसर्च इंस्टीट्यूट। माइक्रोबायोलॉजी का स्वर्ण युग लुईस पैस्चर और रॉबर्ट कोच के काम से शुरू हुआ, जिनके पास अपना शोध संस्थान था। मतलब उन्होंने अपना खुद का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल लिया था, तो इस वजह से अब जाके माइक्रोबायोलॉजी का स्वर्ण युग चालू हुआ। More important, there was an acceptance of their work by the scientific community throughout the world and a willingness to continue and expand the work. अधिक महत्वपूर्ण वहाँ ये था कि दुनिया भर में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अपने काम की स्वीकृति और जारी रखने के लिए काम का विस्तार करने की इच्छा थी। During this period, we see the real beginning of microbiology as a discipline of biology. इस अवधि के दौरान, मतलब गोल्डन एज के दौरान, स्वर्ण युग के दौरान, हम माइक्रोबायोलॉजी की वास्तविक शुरुआत को जीव विज्ञान के अनुशासन के रूप में देख सकते हैं और लुईस पैस्चर द्वारा और रॉबर्ट कोच के द्वारा ही ये मुमकिन हो पाया है। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं लुईस पैस्चर के बारे में। तो उनका जन्म 27 दिसंबर 1822 में हुआ, मतलब 1822 में, और सितंबर 28, 1895 में उनका निधन हो गया। मतलब लुईस पैस्चर वॉज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization. अब टीकाकरण, माइक्रोबियल किण्वन। टीकाकरण का मतलब हो गया वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल किण्वन का मतलब हो जाता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, और पश्चीकरण मतलब पेस्चराइजेशन के सिद्धांतों की अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, मतलब फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट लुईस पैस्चर थे। The concept of spontaneous generation was finally put to rest by the French chemist Louis Pasteur. सहज पीढ़ी मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन की अवधारणा को अंततः फ्रांसीसी केमिस्ट लुईस पैस्चर द्वारा एक हंसनेक फ्लास्क से जुड़े प्रयोगों के एक प्रेरित सेट में आराम करने के लिए रखा गया था। मतलब ये वाला जो हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो अवधारणा थी उसको ख़त्म कब हुआ, जब फ्रेंच केमिस्ट लुईस पैस्चर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया गूस नेक्ड फ्लास्क के अंदर। लुईस पैस्चर इज नोन एज द फादर ऑफ
मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुईस पेस्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुईस पेस्चर का टॉपिक। जैसे हमने एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक में पढ़ा कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो वो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पेस्चर है। और लुईस पेस्चर का आपको कई बार डायरेक्टली एग्जाम में नाम लेकर ही आ जाता है, या तो आपको एग्जाम्पल में तौर पर एग्जाम भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड हु इज़ द, मतलब मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन थे और माइक्रोबायोलॉजी के पिता का क्या नाम है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको याद रखना है कि किसे कौन सा टाइटल दिया गया है। ओके, अब है उनका ये प्रयोग, पेस्चर स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये जो पेस्चर स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो अपनी अधारणा थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, उससे बहुत डिफिकल्टी आ रही थी समझाने में। कोई कह रहा था कि ना स्पॉन्टेनियसली ही मतलब अचानक से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित हो जाते हैं हवा, पानी और मिट्टी से, और कोई कहता था कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन ये सभी प्रश्नों पर विराम चिन्ह लगा दिया कि इन्होंने पेस्चर ने, जब उन्होंने अपना ये प्रयोग करके दिखा दिया। In his famous experiment, Louis Pasteur used a special flask whose neck was shaped like an S or the neck of a swan. Hence, the name given to it is the swan neck flask. लुईस पेस्चर के अपने प्रसिद्ध प्रयोग में लुईस पेस्चर ने एक विशेष फ्लास्क का उपयोग किया जिसकी गर्दन एक ऐसा हंस की गर्दन की तरीके से थी, मतलब या तो वो एस दिखता था या तो हंस की गर्दन की तरह दिखता था, इसलिए उसे नाम दिया गया हंस नेक फ्लास्क। यहाँ पर इसे हंस नेक फ्लास्क कहते हैं, ये वाले को, ठीक है। एस यहाँ पर आपको एस भी दिख रहा है, और हंस जैसे हंस की होती है ना कि जैसे लंबी सी पतली सी गर्दन, उसी तरीके से इसकी नेक भी है ये और इसे जिन्होंने एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज अ फ्लास्क, तो इसे फ्लास्क कहते हैं, और इसी के ऊपर की गर्दन उन्होंने ऐसे बनाई, इसे एस फ्लास्क नाम दिया गया। अब he put a nutrient rich broth in the flask which he called the infusion. उन्होंने इस फ्लास्क के अंदर न्यूट्रिएंट पोषण से भरा हुआ पोषक तत्वों से भरपूर शोरबा डाला, जिसे उन्होंने जल सेक मतलब इन्फ्यूजन नाम दिया था। ये इसके अंदर आप जो देख सकते हो, उन्होंने एक ऐसा ब्रोथ लिया। अब जिसे ना समझ आता हो व्हाट इज अ ब्रोथ, तो ब्रोथ एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें माइक्रोजम्स को हर तरीके के पोषण तत्व मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के न्यूट्रिएंट में, मतलब इस तरीके के मीडिया में या इस तरीके के ब्रोथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से पनप जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं। अब उन्होंने इस ब्रोथ को नाम दिया इन्फ्यूजन या तो जलसेक। He then boiled the infusion killing any microorganisms which were already present. इसके बाद उन्होंने पहले से ही मौजूद किसी भी सूक्ष्म जीवों की हत्या करने के लिए जलसेक को उबाला, उन्होंने बॉईल कर लिया इन्फ्यूजन को। Then he allowed the infusion to sit. फिर उन्होंने इन्फ्यूजन यानी कि जलसेक को ठंडा होने के लिए रख दिया। Because of the shape of the flask, the infusion was exposed to air. फ्लास्क के आकार के कारण जल सेक हवा के संपर्क में था। ये जो फ्लास्क का आकार दिख रहा है यहाँ पर, ये हवा के संपर्क में है, मतलब यहाँ पर इसे किसी भी तरीके से सील नहीं किया गया। एयर गेट्स इन थ्रू ट्यूब, मतलब हवा के संपर्क में है ये वाली फ्लास्क। However, dust particles and other things in the air never came into the fusion. परंतु किसी भी तरीके के धूल के कण या दूसरी चीजें हवा के माध्यम से कभी भी इन्फ्यूजन में, मतलब मीडिया में या तो ब्रोथ में नहीं आ पाई, क्योंकि उसकी जो नेक थी, बिकॉज देयर वर ट्रैप्ड इन द कर्व ऑफ द स्वैन नेक फ्लास्क,
क्योंकि जो हवा में पाए जाने वाले धूल के कण थे वो फंस गए थे कर्व में, मतलब क्योंकि वह स्वान नेक फ्लास्क के वक्र में, मतलब कर्व में फंस गए थे। जितनी भी धूल की कणें थी वह स्वैन नेक के कर्व या तो वक्र में फंस गए थे, इस वजह से वह डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं कर पाए किसी भी तरीके के इन्फ्यूजन से। No matter how long he allowed the flask to sit, microorganisms never appeared in the infusion. चाहे उन्होंने फ्लास्क को ठंडा होने के लिए बहुत वक्त तक छोड़ दिया, अनुमति दे दी थी, कितनी भी देर तक दे दी थी, सूक्ष्म जीव कभी भी जल सेक में नहीं दिखे। वह जो सूक्ष्म जीव कभी भी जो हवा में पाए जाते हैं वह कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्फ्यूजन में नहीं आए। However, if he tilted the flask and allowed the things trapped in the neck to get into the infusion, then microorganisms began to appear in the infusion and multiply rapidly. हालांकि अगर वह फ्लास्क को झुका दे और गर्दन में फंसे चीजों को जल सेक में पानी के लिए अनुमति दे दे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल सेक में दिखाई देने के लिए आ जाएंगे और तेजी से गुणा करने के लिए शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें एस नेक फ्लास्क के अंदर हमने ब्रोथ भरा, मतलब जिसे इन्फ्यूजन कहा है। ये जो फ्लास्क है उसका मुंह खुला छोड़ दिया था जिस कारण वह हवा के संपर्क में था। अब उन्होंने क्या किया, अच्छे से इस इन्फ्यूजन को, मतलब जल सेक को उन्होंने अच्छे से उबाल लिया। उबालने के बाद उन्होंने ठंडा होने के लिए भी रखा। ठंडा रखने के बाद उन्होंने बहुत वक्त तक इंतजार किया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि अभी तक किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ जल सेक में या इन्फ्यूजन में नहीं देखी जा रही। तब उन्होंने क्या किया, और उन्होंने एक चीज भी नोटिस की कि ये जो चक्र होता है, मतलब ये जो कर्व होता है स्वैन नेक का, वहां पर धूल इकट्ठी हो जा रही है। यहाँ पर भी धूल इकट्ठी हो गई, यहाँ पर धूल इकट्ठी हो गई। फिर उन्होंने एक काम किया कि अब देखते हैं कि अगर ये धूल इस जल सेक में आ जाए तो क्या होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने ये जो फ्लास्क था उसे टिल्ट कर दिया, मतलब उसे नीचे झुका दिया। झुकाने के कारण क्या हो गया, जितने भी डस्ट पार्टिकल से ये जो स्वैन नेक के कर्व में फंस गए थे, स्वैन नेक की जो चक्र में फंस गए थे, वह कहाँ पर आ गए, इन्फ्यूजन में आ गए। और इन्फ्यूजन में जब आए तो कुछ दिन बाद उन्होंने जब इस फ्लास्क को देखा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पाई गई और बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई गई। This demonstrate that microorganisms do not appear as a result of spontaneous generation. इसी एक्सपेरिमेंट ने, इसी प्रयोग ने ये साबित करके दिखा दिया कि किसी भी तरीके के सूक्ष्म जीव कभी भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन के द्वारा नहीं आते हैं। सहज पीढ़ी मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के द्वारा नकारा। इंस्टेड दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द फूड थ्रू डस्ट पार्टिकल्स। वे धूल के कणों के माध्यम से भोजन में प्रवेश करते हैं और अपना ग्रोथ मतलब अपना पास्चर करते हैं। Pasteur thus in 1858 finally resolved the controversy of spontaneous generation. पेस्चर ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, पेस्चर ने इस प्रयोग के द्वारा यह दिखा दिया कि जितनी भी गलतफहमियां थी हमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन को लेकर, सूक्ष्म जीव के सहज पीढ़ी के लेकर, वो सभी गलत थी। और उन्होंने बायोजेनेसिस नामक एक थ्योरी को आगे बढ़ाया जिनमें उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, ये साबित करके दिखाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह अचानक से
सहज पीढ़ी द्वारा, सूक्ष्म जीव सहज पीढ़ी के द्वारा नहीं आ जाते हैं, जबकि वह तो आते हैं अपने ही इनएनिमेट मैटर बट अराइज फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बनाम बायोजेनेसिस के विवाद को हल किया और साबित कर दिया कि सूक्ष्म जीव अनायास निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि अन्य सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये जो उलझन थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को लेकर, वो 1858 में खत्म हो गई। और इन सभी का क्रेडिट दिया जाता है सिर्फ एक ही इंसान को, वह है लुईस पैस्चर। और ये रहा उनका पूरा डायग्राम, उनका पूरा एक्सपेरिमेंट। और आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अच्छे से बनाना है, क्योंकि ये विदाउट इस डायग्राम के आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे। तो आप डायरेक्ट इसी के थ्रू भी समझा सकते हैं अगर आपको एग्जाम में कम टाइम रहा तो। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।